हम सब ने सुना है कि खेती की शुरुआत ने इंसान को जंगलों से निकालकर सभ्यता की ओर धकेला। हमें बताया गया कि यही थी हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि, हमारी प्रगति की असली कहानी। लेकिन क्या ये सच है या ये इतिहास का सबसे बड़ा छल था? सोचिए, हजारों साल तक हमारे पूर्वज आजाद घूमते थे। जंगल उनका घर था, नदियां उनका साथी थीं और भोजन की तलाश ही उनका रोमांच। वो शिकार करते, फल बटोरते और जीवन की हर सुबह नई होती। लेकिन फिर आया वो मोड़ जब इंसान ने बीज बोए, खेत जोते और जानवरों को पिंजरे में बांध दिया। उसने सोचा अब जीवन आसान होगा, पर असलियत जीवन और मुश्किल हो गया। खेती ने इंसान से उसकी आजादी छीन ली, उसकी पीठ और शरीर पर बोझ डाल दिया, उसका खाना घटिया और बीमारियों से भरा बना दिया। और यही नहीं, इसी ने जन्म दिया असमानता, हिंसा और युद्ध को। ये डॉक्यूमेंट्री आपको उस रहस्य की गहराइयों में ले जाएगी कि कैसे गेहूं और चावल ने हमें पालतू बना लिया, कैसे जानवरों की तकदीर बदल गई और कैसे सभ्यता की नींव पीड़ा और संघर्ष पर रखी गई। तो चलिए परत दर परत खोलते हैं इस सबसे बड़े छल का राज। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा ये कंटेंट दिलचस्प और ज्ञानवर्धक लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुंचे। और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें और बेहतर व रोचक इतिहास आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। मनुष्य का इतिहास जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी घटनाएं हमेशा वैसी नहीं रही हैं जैसी हम उन्हें मानते आए हैं। जो चीजें हमें प्रगति और विकास के रूप में दिखाई गई, उनके भीतर अक्सर एक छुपा हुआ बोझ रहा है। 10,000 साल पहले हुई कृषि क्रांति भी कुछ ऐसी ही कहानी है। एक ऐसी क्रांति जिसे लंबे समय तक मानव जाति की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया गया। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये घटना वास्तव में इतिहास का सबसे बड़ा छल थी। लाखों वर्षों तक हमारे पूर्वज शिकार और संग्रह की दुनिया में जीते थे। वे जंगलों से फल, जड़ें और बीज बटोरते थे, नदियों और झीलों से मछलियां पकड़ते थे और हिरन, बकरियां, भेड़ें जैसे जानवरों का शिकार करते थे। उनका जीवन कठिनाइयों से खाली नहीं था, पर उसमें एक सहज लय थी। प्रकृति उन्हें भोजन देती थी और बदले में वो प्रकृति का हिस्सा बने रहते थे। वे ये तय नहीं करते थे कि कौन सा बीज कहाँ बोया जाए या कौन सा जानवर किस जगह पाला जाए। उनकी दुनिया आज़ादी से भरी थी। हर दिन का सफ़र अलग अलग था, हर मौसम अपनी नई चुनौती और आनंद लेकर आता था। लेकिन फिर धीरे धीरे और चुपचाप ये जीवन बदलने लगा। पश्चिम एशिया के पहाड़ी और उपजाऊ क्षेत्रों में कुछ मनुष्यों ने ये सोचना शुरू किया कि अगर वे पौधों को स्वयं बोएं, उनकी देखभाल करें और जानवरों को अपने पास बांध कर रखें तो उन्हें भोजन की गारंटी मिल सकती है। ये विचार शुरुआत में शायद छोटा था, एक प्रयोग मात्र, लेकिन धीरे धीरे ये प्रयोग जीवन की नई राह बन गया। यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसे हम कृषि क्रांति कहते हैं। आज भी हमारे भोजन का बड़ा हिस्सा गेहूं, चावल, मक्का, आलू, बाजरा उसी क्रांति का परिणाम है। उस समय मनुष्यों ने सोचा होगा कि खेती करने से जीवन आसान हो जाएगा, मगर सच ये है कि इस परिवर्तन ने इंसानों के कंधों पर और भी भारी बोझ डाल दिया। खेती आसान नहीं थी। गेहूं जैसी फसलों को तैयार करने के लिए खेतों से पत्थर हटाने पड़ते थे, जमीन को जोतना पड़ता था, निराई करनी पड़ती थी, पानी खेत तक लाना पड़ता था, कीड़े मकोड़ों से बचाना पड़ता था और जंगली जानवरों से रक्षा करनी पड़ती थी। इंसान, जिसकी देह शिकार और दौड़ने के लिए बनी थी, अब झुककर काम करने लगा। कंधे पर पानी की बाल्टियां ढोता, कमर तोड़ मेहनत करता। उसकी हड्डियां और नसें इस बोझ के लिए बनी ही नहीं थीं। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि जैसे ही कृषि समाज विकसित हुआ, वैसे ही मानव शरीर में बीमारियां भी बढ़ीं। गठिया, रीढ़ की तकलीफ, दांतों का कमजोर होना। सोचिए, इंसान ने ये सब क्यों किया? उसे बदले में क्या मिला? बेहतर खाना? जरूरी नहीं। असल में शिकार और संग्रह के जमाने में आहार कहीं ज्यादा विविध और पोषण से भरपूर था। फल, जड़ें, मांस, मछली, सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिलता था। लेकिन खेती के बाद मनुष्य का भोजन कुछ चुनिंदा अनाजों पर निर्भर हो गया।
विटामिन और खनिजों की कमी ने कुपोषण को जन्म दिया, बच्चों की मृत्यु दर बढ़ गई और किसान का जीवन लंबे समय तक चलने वाले अकालों और रोगों से घिर गया। खेती ने इंसान को सुरक्षा भी नहीं दी। पहले अगर शिकार की एक प्रजाति कम हो जाती थी तो भोजन खोजी दूसरी तलाश लेते थे, लेकिन किसान पूरी तरह एक ही फसल पर निर्भर हो गए। बारिश न हो, टिड्डियों का हमला हो या रोग फैल जाए तो पूरी आबादी भूख से मर सकती थी। चीन, भारत, आयरलैंड, इतिहास के पन्नों में ऐसी असंख्य कहानियां हैं जहां लाखों लोग एक ही मुख्य फसल के नष्ट हो जाने से मौत के घाट उतरे। इतिहासकार कहते हैं कि ये वास्तव में गेहूं और चावल का षड्यंत्र था। इंसान ने उन्हें पालतू नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने इंसान को पालतू बना लिया। गेहूं, जो कभी एक मामूली घास था, अचानक पूरी दुनिया में फैल गया। उत्तरी अमेरिका के मैदानों से लेकर भारत के खेतों तक आज भी इसकी हुकूमत है। मानव ने अपनी आज़ादी छोड़ दी केवल इस घास की सेवा में लगने के लिए। खेत साफ करना, पानी देना, खाद डालना, फसल की रखवाली करना, ये सब इंसान ने गेहूं के लिए किया। ये कहानी केवल पौधों तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे जानवर भी पालतू बनाए गए। भेड़ें, बकरियां, सूअर, मुर्गे, इन सब को इंसान ने नियंत्रित किया। लेकिन ये नियंत्रण मानवीय दृष्टि से एक उपलब्धि जितना दिखता है, उतना ही उन जानवरों के लिए पीड़ा का कारण था। जंगली वातावरण में भेड़ या गाय 20-25 साल जी सकती थी, लेकिन पालतू बनाए जाने के बाद उनका जीवन कुछ ही वर्षों में बूचड़ खाने तक सीमित हो गया। दूध और मांस की लालसा ने इंसान को उनके बच्चों से अलग करने, उन्हें बांध कर रखने और उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को तोड़ने पर मजबूर किया। विकासवादी दृष्टि से देखें तो ये जानवर सफल हुए, उनकी संख्या अरबों में पहुंच गई, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर वे सबसे दुखी जीव बन गए। इंसानों के लिए भी यही सच था। खेती ने उन्हें गांवों में बांध दिया। स्थायी घर, खेत, अन्न भंडार, ये सब होने के बाद उनका जीवन घुमंतू आजादी से अलग हो गया। अब अगर किसी पर दुश्मनों ने हमला कर दिया तो वे सब कुछ खो सकते थे, घर, अन्न और जीवन। इसीलिए किसान अंत तक लड़ते रहे। हिंसा बढ़ी, युद्ध बढ़े और धीरे धीरे ही सही राज्य और साम्राज्य अस्तित्व में आए। फिर भी खेती का एक अजीब जाल था। हर पीढ़ी ने सोचा कि अगर थोड़ी और मेहनत करेंगे तो जीवन बेहतर होगा, और हर बार नतीजा ये निकला कि मेहनत बढ़ी लेकिन आराम नहीं आया। बच्चे अधिक जन्म लेने लगे, जनसंख्या तेजी से बढ़ी और उसी अनुपात में खेत बढ़ाने की जरूरत पड़ी। परिणाम ये हुआ कि इंसान अपनी ही मेहनत के बोझ तले दबता चला गया। ये जाल इतना मजबूत था कि कोई लौट नहीं सकता था। मान लीजिए किसी गांव की आबादी खेती से 100 से बढ़कर 110 हो गई, तो अब अगर वे खेती छोड़कर फिर से शिकार पर लौटना चाहें तो किसे मरना होगा? 10 लोग भूखे रह जाएंगे। कोई भी इस कीमत को चुकाने को तैयार नहीं था। इसलिए वापसी असंभव हो गई। यही वजह है कि कृषि क्रांति को इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कहा जाता है। उसने हमें प्रचुर अन्न तो दिया, लेकिन साथ ही हमारी आजादी छीन ली। उसने हमें स्थिर समाज और राज्य दिए, लेकिन साथ ही बीमारी, कुपोषण और युद्ध भी दिए। खेती ने इंसान को बसने पर मजबूर किया। पहले जहां वो मौसम और संसाधनों के हिसाब से घूमता था, वहीं अब खेत की जकड़न ने उसे एक जगह बांध दिया। खेतों के पास बने गांव धीरे धीरे स्थायी बस्तियां बन गए। शुरुआत में लोग सोचते होंगे कि ये स्थिरता आराम लाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। खेतों की देखभाल दिन रात करनी पड़ती थी, फसल की रखवाली करनी होती थी, बारिश न हो तो पानी ढोना पड़ता था, बीज बोना, पौधे सींचना, निराई करना, ये सब काम एक दिन भी छोड़े नहीं जा सकते थे। इस बोझ ने इंसान को एक ऐसे जीवन में डाल दिया जहां मेहनत अधिक और संतोष कम था। यही नहीं, खेती के कारण जनसंख्या भी तेजी से बढ़ने लगी। जब लोग घूमते थे तो हर बच्चे को उठाकर साथ ले जाना कठिन था, इसलिए परिवार छोटे रहते थे। लेकिन स्थायी जीवन ने स्त्रियों को हर साल बच्चे पैदा करने की सुविधा दे दी। शुरू में ये अच्छा लगा होगा, अधिक हाथ खेतों में काम कर सकते थे, पर जल्द ही ये बोझ बन गया। अधिक हाथों के साथ अधिक मुंह भी थे, अधिक मुंहों को भोजन चाहिए था। परिणाम ये हुआ कि इंसान लगातार और अधिक खेत खोलता गया, जंगल काटता गया, नदियों से पानी खींचता गया, और यहीं से शुरू हुआ एक ना खत्म होने वाला चक्र। खेत अधिक,
जनसंख्या अधिक तो और खेत। इस चक्र ने मानव जाति को एक ऐसे पिंजरे में डाल दिया जिससे बाहर निकलना असंभव था। हर पीढ़ी ये मानती रही कि वे अपने जीवन में थोड़ी सी सुधार कर रहे हैं, लेकिन हर सुधार का नतीजा ये हुआ कि अगली पीढ़ी और अधिक बोझ तले दब गई। खेती के साथ नई बीमारियां भी आईं, गांव में भीड़ बढ़ने लगी, लोग जानवरों के साथ रहते थे। बीमारियां इंसानों से जानवरों और जानवरों से इंसानों में फैलती रहीं। पहले जहां शिकारी संग्रहकर्ताओं का जीवन अपेक्षाकृत स्वस्थ था, वहीं अब गांव बीमारियों के अड्डे बन गए। खसरा, चेचक, फ्लू जैसी बीमारियां इंसानों की स्थायी साथी बन गईं। पर ये सब होते हुए भी इंसान पीछे नहीं हट सका, क्योंकि खेती ने भोजन की कुल मात्रा तो बढ़ा दी थी। 500 लोगों की जगह अब 5000 लोग जीवित रह सकते थे, भले ही वो कम पोषित और अधिक बीमार हों। विकासवादी दृष्टि से ये सफलता थी। डीएनए की प्रतिलिपियां अधिक बनी, लेकिन व्यक्तिगत दृष्टि से ये त्रासदी थी। इसी दौर में इंसानों और पौधों जानवरों के बीच एक नया रिश्ता बना। भेड़ें, बकरियां, गायें, सूअर और मुर्गे धीरे धीरे इंसानों की जरूरतों के मुताबिक बदल दिए गए। पर सोचिए, ये परिवर्तन किसके लिए अच्छा था? उनकी संख्या बढ़ी, हाँ, लेकिन उनकी व्यक्तिगत आजादी खत्म हो गई। भेड़ें जिन मैदानों में स्वतंत्र घूमती थीं, अब उन्हीं को बाड़ों में कैद कर दिया गया। मुर्गे जो जंगलों में 7 से 12 साल जीते थे, अब 2-3 महीने में बूचड़ खाने भेज दिए जाते थे। इंसान ने उन्हें पालतू बनाया, पर वास्तव में ये उनका शोषण था। उनका जीवन लंबा नहीं रहा, केवल उपयोगिता के हिसाब से काट दिया गया। ये क्रूरता केवल प्राचीन समाजों तक सीमित नहीं रही। आज भी दूध और मांस उद्योग इसी पर टिका है। जानवरों को उनकी इच्छाओं और प्रवृत्तियों से काटकर केवल उत्पादन की मशीन बना देना। खेती ने इंसानों के बीच हिंसा भी बढ़ा दी। शिकारी संग्रहकर्ता यदि किसी इलाके में दबाव महसूस करते तो वे वहां से हट सकते थे, लेकिन किसानों के पास खेत और घर थे, वे हिल नहीं सकते थे। यदि पड़ोसी गांव ने उनकी जमीन छीन ली तो इसका मतलब भूखों मरना था। इसलिए किसान अपनी जमीन और खेत बचाने के लिए अंत तक लड़ते। यही वजह थी कि इंसानी समाज में पहली बार बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू हुए। अब विवाद केवल जानवर के शिकार पर नहीं था, बल्कि पूरी जमीन और अन्न भंडार पर था। कृषि क्रांति ने मानव समाज में असमानता भी जन्म दी। पहले हर कोई लगभग समान जीवन जीता था। भोजन, शिकार और संग्रह से सबको बराबर मिलता था। लेकिन खेती ने अधिशेष यानी कि आवश्यक से अधिक भोजन पैदा किया। इस अतिरिक्त भोजन को किसने नियंत्रित किया? गांव के मुखिया, पुरोहित और बाद में राजा। उन्होंने अन्न के भंडार पर अधिकार कर लिया और बाकी समाज को श्रम करने पर मजबूर किया। धीरे धीरे यही अतिरिक्त भोजन राजमहलों, मंदिरों और सेनाओं को पालने में लगा। इंसान पहली बार वर्गों में बांट गया, श्रमिक और शासक, किसान और सैनिक, आमजन और अभिजात्य। ये असमानता केवल आर्थिक नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक भी बनी। गोबेकली टेपे जैसे स्थलों से पता चलता है कि इंसानों ने धर्म और संस्कृति को इतनी अहमियत दी कि उसके लिए वे खेती को अपनाने को तैयार हुए। बड़े मंदिरों और स्मारकों के लिए अधिक भोजन चाहिए था, और भोजन जुटाने का साधन था खेती। यानी कि इंसानों ने कभी केवल पेट के लिए खेती नहीं की, उन्होंने इसे अपने विश्वासों और सपनों के लिए भी अपनाया। लेकिन ये सब कुछ मिलकर इंसान को और गहरे जाल में फंसाता गया। अब वो खेतों, जानवरों और मंदिरों का गुलाम था। उसकी आज़ादी घटती गई, उसका श्रम बढ़ता गया। यही पैटर्न हमें आज की दुनिया में भी दिखता है। इंसान ने सोचा कि तकनीक उसे समय और आराम देगी। वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन, ईमेल, ये सब जीवन आसान बनाने के लिए आए थे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। काम और तेज और व्यस्तता और बढ़ गई। जिस तरह किसान खेती छोड़ नहीं सकता था, वैसे ही आज का इंसान तकनीक के बिना रह नहीं सकता। खेती का एक और असर यह था कि इंसान का रिश्ता प्रकृति से बदल गया। पहले वो जंगल का हिस्सा था, अब वो जंगल का मालिक बन बैठा। उसने पेड़ काटे, नदियों का रुख मोड़ा, मिट्टी को जोता। ये नियंत्रण असल में संघर्ष था।
इंसान और प्रकृति के बीच ये जंग आज तक जारी है। कृषि क्रांति का असर केवल भोजन और गांव तक ही सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे इसने मानव समाज की हर परत को बदल दिया। जीवन का ढर्रा, सोचने का तरीका, संबंधों का स्वरूप, सब कुछ इस परिवर्तन की छाया में ढलने लगा। खेती ने इंसानों को समय का हिसाब रखना सिखाया। जब जीवन शिकार और संग्रह पर आधारित था, तब मौसम और अवसर ही मार्गदर्शक थे। कोई तय सीमा नहीं थी कि कब शुरू करना है और कब रुकना है। लेकिन जैसे ही खेती शुरू हुई, समय एक कठोर अनुशासन में बदल गया। अब बीज एक खास मौसम में बोना था, फसल काटने का सही समय चुनना था, सिंचाई की गिनती करनी थी, सूरज उगने और ढलने का महत्व और बढ़ गया। धीरे धीरे इंसानों ने कैलेंडर बनाए, ऋतुओं को गिनना सीखा, आकाश में तारों को देखकर अनुमान लगाने लगे। कृषि ने समय को नियंत्रित किया और इंसान खुद उसके कैदी बन गए। खेती से इंसानों में जमीन की धारणा भी बदल गई। पहले जमीन सबकी थी, जंगल, नदियां, पहाड़, सब पर सबका समान हक था। कोई भी कहीं भी घूम सकता था, शिकार कर सकता था। लेकिन खेती ने यह आजादी छीन ली। अब खेत किसी एक परिवार या समूह की संपत्ति बन गए। जमीन का मालिकाना हक तय होने लगा। यहीं से संपत्ति का बीज पड़ा और उसके साथ ही विवादों और युद्धों का बीज भी। समाज में पहली बार असमानता गहरी जड़ें जमाने लगी। जब अधिशेष अनाज जमा होने लगा तो कोई उसे संभालने वाला चाहिए था। वही संभालने वाले धीरे धीरे शासक बन गए। जो लोग खेतों में मेहनत करते थे वे साधारण किसान रहे, और जो लोग अन्न भंडारों पर अधिकार जमाते थे वे अमीर और ताकतवर बन गए। यही असमानता समय के साथ साम्राज्यों, महलों और किलों तक पहुंची। खेती ने धर्म और संस्कृति को भी नया आकार दिया। जब लोग स्थायी गांवों में बस गए तो उन्होंने अपने देवताओं को भी स्थायी रूप दिया। खेत की उर्वरता, बारिश की कृपा, फसल की सुरक्षा, ये सब देवताओं से जोड़े गए। मंदिर बने, अनुष्ठान शुरू हुए, बलिदान और पूजा की परंपराएं उसी अधिशेष भोजन से पनपीं। धर्म ने लोगों को खेतों से और मजबूती से बांध दिया। वे मानने लगे कि देवता तभी प्रसन्न होंगे जब फसल अच्छी होगी, और फसल तभी अच्छी होगी जब वे जी तोड़ मेहनत करेंगे। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये थी कि इंसान की मेहनत से लाभ केवल देवताओं को समर्पित नहीं था। असली फायदा उन्हीं को हुआ जिन्होंने अन्न भंडार और धार्मिक स्थलों पर नियंत्रण रखा। यही कारण था कि पुरोहित और शासक मिलकर समाज का नेतृत्व करने लगे। किसान खेत जोतते रहे और उनका श्रम दूसरों की ताकत में बदलता रहा। खेती के कारण इंसान की सामाजिक संरचना भी बदल गई। पहले समाज छोटे छोटे समूहों में बटा था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। लेकिन अब हजारों लोग एक गांव में रह सकते थे। सबको जोड़ने के लिए नए नियम और अनुशासन बनाने पड़े। यही अनुशासन धीरे धीरे कानून और शासन में बदला। एक मुखिया, फिर राजा, फिर सेना, ये सब खेती के विस्तार की ही उपज थे। लेकिन इस विस्तार की एक और कीमत थी। स्थायी जीवन ने स्त्रियों की भूमिका को भी बदल दिया। शिकार और संग्रह के समय वे बराबर भागीदार थीं, फल इकट्ठा करना, जड़ें ढूंढना, छोटे जानवर पकड़ना। पर खेती के समाज में पुरुषों ने हल और खेत को अपना क्षेत्र बना लिया। धीरे धीरे स्त्रियां घर और बच्चों तक सीमित कर दी गईं। पितृसत्ता की जड़ें भी इसी कृषि समाज में गहरी होती गईं। इंसान की कल्पना और सपनों को भी खेती ने बदल दिया। जहां पहले जीवन का आनंद विविधता में था, शिकार, यात्रा, नए इलाकों की खोज, वहीं अब सपने केवल अधिक खेत और अधिक अनाज तक सिमट गए। इंसान का सबसे बड़ा डर भूख था और उसका सबसे बड़ा लक्ष्य अन्न का भंडार। यही डर और यही लक्ष्य हजारों साल तक सभ्यता को चलाता रहा। लेकिन खेती ने केवल कठिनाइयां ही नहीं दी, उसने इंसान को एक नई सामूहिक शक्ति भी दी। अधिशेष भोजन से नगर बने, नगरों से साम्राज्य। लेखन, गणित, कला और विज्ञान का जन्म भी खेती की वजह से हुआ। अन्न भंडार गिनने के लिए गिनती की जरूरत थी। खेतों की सिंचाई के लिए गणित और इंजीनियरिंग आई। फसल का हिसाब रखने के लिए लेखन का आविष्कार हुआ। इस तरह खेती ने सभ्यता की बुनियाद रखी, पर हर बुनियाद अपने भीतर विरोधाभास भी लिए होती है। खेती ने इंसान को ज्ञान और शक्ति दी, पर उसी के साथ उसे बीमारी, युद्ध, असमानता और गुलामी भी दी। यही इस कहानी की विडंबना है। इतिहासकार कहते हैं कि कृषि क्रांति वास्तव में विलासिता का पिंजरा थी। इंसान ने सोचा कि वो आराम और सुरक्षा पाएगा, पर सच ये था कि उसने खुद को और ज्यादा जकड़ लिया। एक बार जब उसने ये रास्ता चुन लिया तो वापसी असंभव थी।
हर पीढ़ी ने अपनी आजादी थोड़ी और खोई और मेहनत थोड़ी और बढ़ाई। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि हम अब भी उसी पिंजरे में हैं। हमारी आधुनिक सभ्यता, हमारी तकनीक, हमारे शहर सब उसी बीज से उगे हैं जो 10,000 साल पहले बोया गया था। हम मानते हैं कि हमने प्रगति की है। हाँ, हमारे पास अधिक भोजन है, बड़े घर हैं, दवाइयाँ हैं और लंबी उम्र है। लेकिन क्या हम वास्तव में अधिक सुखी हैं? ये सवाल अब भी उतना ही जटिल है जितना उस चीनी बच्ची के लिए था जो 2000 साल पहले कुपोषण से मर रही थी। उस बच्ची से अगर पूछा जाए कि क्या उसकी पीड़ा इसलिए सार्थक है क्योंकि भविष्य में लोग वातानुकूलित घरों में रहेंगे, तो उसका उत्तर शायद नहीं होगा। यही कृषि क्रांति का असली रहस्य है। उसने प्रजाति को सफल बनाया, लेकिन व्यक्ति को दुखी। कृषि की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्रगति का मापदंड केवल संख्या नहीं होना चाहिए। डीएनए की प्रतिलिपियां अधिक होना, जनसंख्या बढ़ जाना, ये सफलता के अधूरे पैमाने हैं। असली सवाल ये होना चाहिए कि क्या इंसान और जानवर दोनों अपने जीवन में सुख और संतोष पा रहे हैं। कृषि क्रांति का ये सबक आज भी हमारे सामने है। जब हम नई तकनीक अपनाते हैं, नए औजार बनाते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ये वास्तव में हमें स्वतंत्र करेगा या हमें एक और पिंजरे में कैद कर देगा। जिस तरह गेहूं ने इंसान को अपना सेवक बना लिया था, उसी तरह आज की तकनीक भी हमें अपनी जकड़ में ले सकती है। इसलिए जब हम पीछे मुड़कर इस इतिहास को देखते हैं तो समझ में आता है कि सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धियां अक्सर सबसे बड़े छल भी रही हैं। खेती ने हमें शक्ति दी, पर उसकी कीमत हमारी आज़ादी थी। उसने हमें भोजन दिया, पर उसकी कीमत बीमारी और असमानता थी। उसने हमें संस्कृति दी, पर उसकी कीमत युद्ध और हिंसा थी।